स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी क्रूज शिप में आपका स्वागत है, जो आपको कैनरी आइलैंड्स के आसपास एक अविस्मरणीय समुद्री यात्रा पर ले जाएगा। नीला अनंत महासागर, स्वादिष्ट भोजन, बेहतरीन सेवा, प्रीमियम केबिन और एक भयानक दुस्वप्न जिसे आप शायद जीवन भर याद रखेंगे। पिछले साल सागा क्रूज कंपनी की एक लग्जरी यात्रा का अंत बिल्कुल इसी तरह हुआ था। क्रूज के दौरान आराम करने के बजाय यात्रियों ने डर और दहशत महसूस की, और यहाँ तक कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हुई। और ऐसा क्यों हुआ, जानिए। 24 अक्टूबर को स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी लाइनर ने कैनरी आइलैंड्स के आसपास 2 सप्ताह का क्रूज शुरू किया। जहाज पर लगभग 1500 लोग सवार थे, लगभग 1000 यात्री थे और बाकी चालक दल के सदस्य थे। पहला हफ्ता बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर लाइनर का सामना प्रकृति नामक एक गंभीर समस्या से हुआ। वहां तेज हवाएं और बड़ी लहरें थी। कप्तान ने समय से पहले ही यूके वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला लेने में बहुत देर हो चुकी थी। जहाज बिस्के की खाड़ी में एक भीषण तूफान में फंस गया। 11 पॉइंट की ताकत वाली एक शक्तिशाली हवा जहाज से टकराई। इसे समझने के लिए बता दूं कि 11 पॉइंट की हवा पेड़ों को जड़ों समेत उखाड़ने, रिहायशी इमारतों को तबाह करने और पूरे शहरों को अराजकता में डालने में सक्षम है। ऐसा तूफान दुर्लभ है, लेकिन स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी बदकिस्मत थी कि वो इसके केंद्र में फंस गई। ब्यूफोर्ड स्केल पे 11 पॉइंट दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है जो हवा की रेटिंग तय करता है। सबसे शक्तिशाली तूफान 12 पॉइंट का होता है और ये एक चक्रवात है। हवा की गति 65 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई, जो हाईवे पे कार की औसत गति के बराबर है। इसने न केवल स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी को धक्का दिया, बल्कि 25 फीट ऊंची विशाल लहरें भी उठाईं। जरा कल्पना कीजिए कि 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार एक अकेले महासागरीय लाइनर पर गिर गई हो। उस समय कप्तान ने केबिन स्पीकर के जरिए सभी यात्रियों को संदेश भेजा ताकि कोई भी अपनी जगह न छोड़े, और उनकी आवाज काफी चिंतित लग रही थी। सभी यात्रियों को नीचे लेटना पड़ा और मजबूती से पकड़ना पड़ा। गवाहों के शब्दों के अनुसार जहाज लगभग 15 घंटों तक तूफान में फंसा रहा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से खुद को थामे रखा ताकि वे दीवारों और फर्श से न टकराएं। इस पूरे समय जहाज में मेजें इधर उधर उड़ रही थी, बर्तन टूट रहे, फर्नीचर पूरे केबिन में इधर उधर खिसक रहा। लहरों ने खिड़कियां, पार्टीशन और दरवाजे तोड़ दिए। कुछ लोग नीचे गिर गए क्योंकि वे इतनी देर तक खुद को संभाल नहीं सके। तूफान ने यात्रियों को छत से फर्श तक और दीवार से दीवार तक पटक दिया। जहाज के चालक दल ने घायलों को सहायता प्रदान करने के लिए डाइनिंग रूम को मेडिकल एरिया में बदल दिया। कठिन और भयानक परिस्थितियों के बावजूद जहाज की टीम ने बेहतरीन काम किया। वे नियमित रूप से यात्रियों को वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करते रहे और सभी को शांत करने की कोशिश की। जहाज पे कोई घबराहट और अफरा तफरी भी नहीं। जब तूफान आखिरकार खत्म हुआ तो जहाज ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में जमीन पर पहुंच गया, जहां चिकित्सा कर्मियों ने तत्काल 8 यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। उनमें से एक इस तूफान से कभी नहीं बच पाया। ये अच्छा है कि तूफान के दौरान जहाज का सामना किसी विशाल लहर से नहीं हुआ। ये एक प्राकृतिक घटना है जो तूफान के दौरान और शांत पानी में भी दिखाई दे सकती है। ये 60 फीट की ऊंचाई वाली एक विशाल लहर है। 6 मंजिला घर की तरह ये अविश्वसनीय गति के साथ जहाज पर गिरती है और उसे पलट देती है, और फिर लहर अचानक गायब हो जाती है। ये कोई मजाक नहीं है। दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन के पास गल्फ स्ट्रीम में ऐसी ही एक लहर दर्ज की गई है। इसके रास्ते में आना डरावना है। अब आइए सबसे भयानक समुद्री त्रासदियों में से एक को याद करने के लिए अतीत में वापस चलें। नहीं, हम टाइटैनिक की बात नहीं कर रहे हैं। हम ग्रीक लाइनर लेकोनिया के बारे में बात करेंगे, जो 19 दिसंबर 1963 को साउथहैम्पटन के अंग्रेजी बंदरगाह से 600 से अधिक लोगों के साथ रवाना हुआ था। हालांकि ठीक 3 दिन बाद अटलांटिक के असीम पानी में जहाज के साथ एक भयानक त्रासदी हुई। रात के 11 बजे नाई की दुकान के हॉल में बिजली की खराबी हुई। समस्या के कारण आग लग गई, जो जल्दी ही दूसरे कमरों में फैल गई। चालक दल इससे नहीं निपट सका क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल रही थी। जहाज की टीम ने फायर अलार्म बजा दिया, लेकिन जहाज छोड़ने का कोई आदेश नहीं था। केवल 2 घंटे बाद कप्तान ने यात्रियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पूरे समय में लोग या तो अपने केबिन में आराम कर रहे थे या बॉलरूम में पार्टी का आनंद ले रहे थे। चालक दल शायद बिना घबराहट पैदा किए आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब स्थिति गंभीर हो गई तो निकासी शुरू हुई। लोग घबरा गए और लाइफ बोट की ओर भागे, लेकिन कई लोग अंदर नहीं जा पाए।
उनमें से एक जॉन मॉरिस थे। वो इस तबाही में बच गए और अपनी यादें साझा की कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को लाइफ बोट में बिठाया जबकि वो खुद जहाज पर ही रहे। उनके पास लाइफ जैकेट तक नहीं थी। चूंकि जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जहाज के चालक दल ने एक बार खोल दिया ताकि लोग थोड़ा आराम कर सकें। हालांकि उसी समय जहाज के अंदर बॉयलर फटने लगे और ये स्पष्ट हो गया कि जहाज बहुत देर तक तैरता नहीं रहेगा। जॉन मॉरिस ने अपने टक्सीडो में ही पानी में कूदने का फैसला किया। जैसे ही वो जहाज से बाहर गिरे, उन्होंने लकड़ी के डेक कार्गो के एक टुकड़े को पकड़ लिया और जहाज से जितनी दूर हो सके तैर गए। विशाल लाइनर किसी भी क्षण डूब सकता है और जब इतनी बड़ी वस्तु समुद्र तल में जाती है तो ये पानी का एक भंवर बनाती है जो आसपास की हर चीज को खींच लेती है। कुछ समय बाद बचाव दल मौके पे पहुंचा। सौभाग्य से जॉन मॉरिस की गर्भवती पत्नी और छोटा बेटा जीवित थे, लेकिन उनकी सास दुर्भाग्य से उस दिन कई अन्य लोगों की तरह आपदा में नहीं बच पाई। बेशक इस घटना के बाद ग्रीक मर्चेंट मरीन मंत्रालय ने एक गहन जांच शुरू की। 2 साल तक उन्होंने यात्रियों और कप्तान से जानकारी जुटाई, जहाज की तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन किया और अंततः कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। उनके अनुसार जहाज के चालक दल ने खाली करने का आदेश बहुत देर से दिया था। सभी यात्री लाइफ बोट में नहीं चढ़ पाए, लेकिन खाली करने के दौरान मची अफरा तफरी के कारण आधी नावें जहाज पर ही रह गईं। लाइनर के कई अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया, लेकिन कप्तान और उनके फर्स्ट मेट की सबसे ज्यादा आलोचना हुई। जहां तक जॉन मॉरिस की बात है, उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस किया था। एक और असामान्य कहानी हाल ही में एक क्रूज जहाज पर घटित हुई। स्पॉइलर अलर्ट, जहाज डूबा नहीं, कोई निकासी नहीं हुई और मौसम भी अच्छा था। हालांकि कई यात्रियों के लिए यह यात्रा एक वास्तविक चुनौती बन गई। कल्पना कीजिए कि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और कैरिबियन में सेलिब्रिटी मर्करी क्रूज जहाज पर अपने सपनों की यात्रा पे जाने के लिए पैसे बचा रहे हैं। आप साउथ कैरोलिना पहुंचते हैं, जहां से जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है। आप 1 हफ्ते के आराम की उम्मीद में जहाज पर सवार होते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रखा है, लोग मजे कर रहे हैं, शेफ स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं और दिन के खूबसूरत नजारे रात की पार्टियों में बदल जाते हैं। लेकिन फिर अचानक कई यात्रियों को उल्टियां होने लगती हैं। कोई शौचालय जाने की जल्दी में है तो कोई वहीं रुककर हॉल में ही उल्टी कर देता है। क्रूज अफरा तफरी में बदल जाता है। अज्ञात जहर के कारण अधिक से अधिक लोग भयानक महसूस करते हैं। आपने भी रेस्टोरेंट में जाके सी फूड खाया था, लेकिन सौभाग्य से आप इस बीमारी से बच गए, जो 400 से अधिक अन्य यात्रियों के बारे में नहीं कहा जा सकता। जहाज पर सवार लगभग हर 4 में से 1 व्यक्ति को पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहां लगभग 2000 लोग थे और उनमें से 1/4 की हालत खराब है। चालक दल के सदस्य अंतहीन सफाई करते हैं। वे डेक धोते हैं, लोगों को मतली की गोलियां देते हैं और बीमारी ठीक होने तक उन्हें कैबिन न छोड़ने के लिए कहते हैं। कप्तान ये पता लगाने के लिए कई नमूने किनारे भेजता है कि जहर किस कारण से फैला। दुर्भाग्य से क्रूज पहले ही बर्बाद हो चुका है और सभी यात्रियों के पास अप्रिय यादें हैं। इसलिए यात्रा आयोजित करने वाली कंपनी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करती है जिनका उपयोग भविष्य के क्रूज पर किया जा सकता है। ये सबसे सुखद अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न होने से बेहतर है। अब कल्पना करें कि अगर सिर्फ बीमार महसूस करने के बजाय लोग किसी ऐसे बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाएं जो उन्हें ज़ॉम्बी बना दे। ये कहीं अधिक रोमांचक और डरावना होगा। अब क्या आपको लगता है कि आप ज़ॉम्बी से भरे ऐसे जहाज पर जीवित रह सकते हैं? और आप ऐसा कैसे करेंगे? मुझे इसके बारे में कमेंट्स में बताएं। जापान में कोई साधारण भूकंप नहीं, बल्कि एक मेगा भूकंप आ सकता है। ये सामान्य झटकों की तुलना में अधिक डरावना, बड़ा और विनाशकारी होता है। हालांकि समस्या ये है कि ये पानी के नीचे होगा, जिसका अर्थ है कि ये 100 फीट ऊंची विशाल सुनामी लाएगा। 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा पानी का सैलाब तटीय शहरों पर गिरेगा, जिससे सैकड़ों घर तबाह हो जाएंगे। पानी का बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वैसे ही नष्ट कर सकता है जैसे बॉलिंग बॉल पिनों को गिरा देती है। और फिर एक और लहर आ सकती है और उसके बाद एक और। जो कोई भी खतरे में, उसे सावधान रहना चाहिए। कैसे बचें? आप इस वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन पहले आइए जानें कि मेगा भूकंप क्या होता है। ये 9 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप है। ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना है और ये झटके की शक्ति पर नहीं, बल्कि उस फॉल्ट की लंबाई पर निर्भर करती है जहां ये होता है।
फॉल्ट जितना लंबा होगा भूकंप उतने शक्तिशाली होगा। लेकिन ये फॉल्ट क्या है? ये पृथ्वी की पपड़ी की चट्टानों में दरारें हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष चलती हैं। एक बड़ी पहेली की कल्पना करें जहां हर हिस्सा एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट है। जब पहेली का एक हिस्सा दूसरे से दूर जाता है या जब वे टकराते हैं तभी भूकंप शुरू होते हैं। यदि हिस्सों के बीच का फॉल्ट लंबा है तो भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। अब तक का सबसे बड़ा मेगा भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। फॉल्ट लगभग 1000 मील लंबा था। यह शिकागो और लॉस एंजल्स के बीच की लगभग आधी दूरी है। और अब ऐसा ही एक मेगा भूकंप पानी के नीचे आ सकता है। इस तरह यह सब शुरू हुआ पिछले साल 8 अगस्त को शाम 4:42 पर दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। झटके क्यूशू के मुख्य द्वीप के तट पर महसूस किए गए। हर कोई डरा हुआ था क्योंकि उन्हें एक बड़ी सुनामी आने की उम्मीद थी, लेकिन सौभाग्य से उन्हें केवल एक छोटी लहर का सामना करना पड़ा। यह किनारे पे गिरी लेकिन इमारतों को नष्ट नहीं किया। लगभग 15 लोग घायल हो गए, जो निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन ये और भी बुरा हो सकता था। ऐसा लगा कि आपदा टल गई है। निवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि उसके बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक संभावित मेगा भूकंप के बारे में चेतावनी भेजी जो अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकता था। 7.1 तीव्रता का पिछला भूकंप आने वाली तबाही का संकेत हो सकता है। एक ऐसी आपदा जो 2.5 लाख लोगों को प्रभावित कर सकती है। जैसे लोगों ने यह सुना, वे किराने का सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़े। बढ़ी हुई मांग और घबराहट के कारण चावल और कई अन्य बुनियादी उत्पादों की कमी हो गई। लोग भोजन का भंडारण कर रहे थे और सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक हफ्ते बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी रद्द कर दी। पता चला कि क्यूशू द्वीप पर आई छोटी सुनामी कोई पूर्व संकेत नहीं थी। कोई नहीं जानता कि इस क्षेत्र में मेगा भूकंप और सुनामी आएगी या नहीं, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक है। इस खतरे की प्रकृति को समझने के लिए हमें नानकाई ट्रफ नामक स्थान पर पानी के नीचे गोता लगाने की जरूरत है। ये 500 मील लंबी पानी के नीचे की एक फॉल्ट है जो जापान के प्रशांत तट के लगभग समानांतर चलती है। यहीं पर पृथ्वी की पपड़ी के 2 विशाल हिस्से मिलते हैं, फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और फिलीपीन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और धीरे धीरे खिसक रही है, जिस पर जापान आंशिक रूप से स्थित है। इस हलचल के दौरान प्लेटें फंस जाती हैं, जिससे ऊर्जा जमा होती है। बाद में जब वे फिर से हिलती हैं और एक सीध में आती हैं, तो वे ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट छोड़ती हैं और ये ऊर्जा दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक पैदा करने में सक्षम है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि मेगा भूकंप और सुनामी की संभावना लगभग 80% है। पिछले 1400 वर्षों में इस क्षेत्र में हर 100 से 200 वर्षों में मेगा भूकंप आए हैं। जापान में आखिरी बार ऐसा 1946 में हुआ था। पूरे देश ने एक शक्तिशाली झटका महसूस किया जिसने होन्शु द्वीप के दक्षिणी हिस्से में 36,000 घरों को नष्ट कर दिया। हर साल इस आपदा के दोहराए जाने की संभावना 1% बढ़ जाती है। और क्या आप जानते हैं कि कितने साल बीत चुके हैं? 79। विशेषज्ञों के अनुसार 8 से 9 की तीव्रता वाला मेगा भूकंप सुनामी ला सकता है, जो जापान के तट के पास के छोटे द्वीपों को जलमग्न कर देगा। और होन्शु और शिकोकू द्वीपों पर बड़ी आबादी वाले क्षेत्र मिनटों में जलमग्न हो सकते हैं। लाखों लोग खतरे में हैं। ये अरबों और यहाँ तक कि खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लगभग 5,30,000 लोग अपने घर खो सकते हैं। जान बचाने के लिए देश को बड़े पैमाने पर निकासी करने की आवश्यकता है, लेकिन समस्या यह है कि कोई भी सटीक तारीख नहीं जानता। सामान्य तौर पर दुनिया में कोई भी पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगला बड़ा भूकंप कब आएगा। नानकाई ट्रफ के मामले में ये कुछ दिनों या कुछ वर्षों या सदियों में भी हो सकता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए? तैयारी। जापान लंबे समय से भूकंपों का सामना कर रहा है, इसलिए देश ने न्यूनतम नुकसान के साथ आपदा से बचना सीख लिया है। जापान में लगभग हर इमारत डैम्पर से सुसज्जित है, जो ऐसे उपकरण हैं जो किसी भी कंपन को दबाते हैं और घरों को झटकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाते हैं। इसके अलावा जापान के तटों पर निवासियों ने लंबी और ऊंची ढालें बनाई हैं, जो शक्तिशाली लहरों को जमीन तक नहीं पहुंचने देती। जापान में एक उन्नत भूकंप चेतावनी प्रणाली भी है।
कुछ दिनों या हफ्तों में शक्तिशाली भूकंपीय गतिविधि की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन छोटे झटकों का पता लगाना संभव है जो आने वाले भूकंप का संकेत दे सकते हैं। विशेष उपकरण भूकंपीय संकेतों की निगरानी करते हैं और डेटा को कुछ कार्यक्रमों तक पहुंचाते हैं। फिर वे झटकों की तीव्रता और परिमाण का आकलन करते हैं और लोगों के फोन पे चेतावनी भेजते हैं। इससे स्थानीय लोगों को समय पर निकटतम आश्रय तक पहुंचने के लिए कुछ सेकंड और यहां तक कि मिनट भी मिल सकते हैं। इन प्रणालियों का उपयोग ट्रेनों की गति धीमी करने, कारखानों, अस्पतालों और कार्यालय भवनों में काम रोकने के लिए भी किया जाता है। भूकंप के दौरान ट्रेन ड्राइवर के लिए पूरी गति से आगे बढ़ने के बजाय गति धीमी करना कहीं अधिक सुरक्षित है। लेकिन क्या होगा यदि आप सड़क पर हों और अपने फोन के संदेश न सुन सकें? आपदा की स्थिति में कैसे कार्य करें, ये न केवल जापान पर लागू होता है, बल्कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां सुनामी या भूकंप आ सकता है। सुनामी से बचने के लिए आपको बड़ी लहर आने से बहुत पहले ही इसकी तैयारी करनी होगी। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, उनकी मदद करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुसीबत या आपदा के समय ऐसे लोगों का साथ होना बहुत अच्छा होता है जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हो। वे आपको कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं और आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। लोगों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने। इस तरह किसी भी आपदा से बचना बहुत आसान हो जाता है। जरूरी सामानों के साथ एक बैकपैक पहले से तैयार रखें। इनमें प्राथमिक चिकित्सा किट, डिब्बा बंद भोजन, टॉर्च, बैटरी से चलने वाला रेडियो और बोतल बंद पानी शामिल है। ये सब न केवल आपकी जान बचाएगा बल्कि मुसीबत में फंसे अन्य लोगों की भी मदद करेगा। इसलिए यदि आपको भूकंप शुरू होने का एहसास हो तो तुरंत छिपने के लिए दौड़ें। यदि आप घर पर हैं तो इमारत के केंद्र के सबसे करीब वाली दीवार के सहारे खड़े होने का प्रयास करें या फर्श पर मजबूती से रखे भारी फर्नीचर जैसे डेस्क या साधारण मेज के नीचे रेंगे। खिड़कियों और मुख्य दरवाजों से दूर रहें और कभी भी लिफ्ट का उपयोग ना करें। यदि आप सड़क पर हैं तो बिजली के लाइनों और गिरने वाली किसी भी वस्तु के पास न जाएं। सुनामी के दौरान आपको पानी में डूबने से बचने के लिए जितना संभव हो उतना ऊपर जाने की आवश्यकता हो सकती है। जितना हो सके किनारे से दूर रहें और जब तक आप सुनिश्चित न हो जाएं कि यह सुरक्षित है तब तक नीचे न जाएं। लेकिन यदि आपको चेतावनी नहीं मिली है तो आप आने वाली लहर के बारे में कैसे पता लगा सकते? जब सुनामी किनारे के करीब आती है तो आपको गुजरती हुई ट्रेन या विमान की गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ सुनाई देगी। यदि पास में कोई ऊंचा स्थान नहीं है तो ऊपरी मंजिलों पर जाने का प्रयास करें। ये कम से कम तीसरी मंजिल होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी इमारत होनी चाहिए जो सुनामी का सामना कर सके, जैसे कंक्रीट से बना एक विशाल घर। यदि पास में ऐसी कोई ऊंची इमारत नहीं है तो किसी विशाल पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करें। जब आपदा समाप्त हो जाए तो चारों ओर देखें और उन लोगों को ढूंढें जिनकी आप मदद कर सकते हैं। रेडियो या टीवी के माध्यम से बचाव दल के संदेशों को सुनें। यदि सब ठीक है तो आप परिणामों से निपट सकते हैं। हाँ, आगे बहुत काम है, लेकिन आप जीवित बच गए हैं और दूसरों को जीवित रहने में मदद की है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दक्षिणी ध्रुव सिर्फ पेंगुइन और अंतहीन बर्फ से कहीं अधिक है। इसके भीतर एक छिपी हुई भूतों जैसी दुनिया है। देखो, ये ग्लोब पर बिल्कुल यही है। अंटार्कटिका को आर्कटिक समझने की भूल ना करें, जो हमारे नक्शों में सबसे ऊपर है, आकार में बहुत छोटा है और सच कहें तो बहुत कम रहस्यमयी है। अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ की चादर लगभग 1 से 3 मील मोटी है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे 16 एफिल टावरों के बराबर है। ये विशाल चादर अंटार्कटिका की भूमि की वास्तविक विशेषताओं और रूपरेखा को छिपा देती है। हम अभी भी इस रहस्यमयी महाद्वीप के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और इसके लिए बर्फ और हिम ही जिम्मेदार हैं। हमें अभी तक इस महाद्वीप के वास्तविक आकार और विस्तार का भी पता नहीं है। बिना किसी विशाल भावड़े के अंटार्कटिका का नक्शा बनाना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन काम है, लेकिन उपग्रहों ने अपने कैमरों से बर्फ के पार देखना सीख लिया है और अब हम जानते हैं कि बर्फ के नीचे वास्तव में एक विशाल, नाटकीय, प्राचीन परिदृश्य है, अतीत का साया। लगभग 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका काफी गर्म जगह हुआ करती थी। ये वास्तव में ढेर सारे पौधों वाला एक हरा भरा वर्षावन था और शायद जीवन से भरपूर था, यहां तक कि इसमें नदियां भी बहती थी। फिर बर्फ का दौर आया। ये लगभग 3 करोड़ 40 लाख साल पहले इयोसीन से ओलिगोसीन के संक्रमण काल के दौरान हुआ था, जब हमारा ग्रह काफी ठंडा हो गया था। ये हमारे कई हिमयुगों में से एक की शुरुआत थी। जमीन तो वही रही, लेकिन अब वो बर्फ और हिम के नीचे दब गई, जो और भी मोटी होती गई। एक सामान्य नजर के लिए अंटार्कटिका एक सफेद रेगिस्तान में बदल गया, विशाल, सपाट और नीरस। समय बीतता गया, बर्फ के विशाल चादर इधर उधर खिसकती रही, जिससे इसके नीचे की जमीन समतल और विस्थापित होती गई। लाखों वर्षों में इसने जमीन के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया।
अब अगर हम बर्फ के नीचे देखें तो एक जगह को छोड़कर मूल दक्षिणी ध्रुव का कोई निशान नहीं मिलेगा। उन क्षेत्रों में जहां बर्फ विशेष रूप से मोटी है और ज्यादा हिलती नहीं है, जैसे पूर्वी अंटार्कटिका में, इसने वास्तव में उल्टा काम किया है। ये एक बहुत मोटी चादर की तरह बन गई जो जमीन की रक्षा करती है। आमतौर पर हवा या बारिश जैसी चीजें समय के साथ धीरे धीरे जमीन को घिस देती हैं, जिससे उसका आकार बदल जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये सुरक्षात्मक बर्फ की चादर है, ये इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नीचे की चीजों तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए जमीन लाखों सालों तक लगभग वैसी ही रही जैसे वो समय में जम गई हो। अरोरा और श्मिट सब ग्लेशियल बेसिन के पास का ये विशेष क्षेत्र अंटार्कटिका के परिदृश्य का साया बन गया है। 3 करोड़ 40 लाख साल पहले पहली बार बर्फ से ढके जाने के बाद से इस जगह को शायद ही छुआ गया था। ये एक ऐतिहासिक पगचिन्ह है, एक ऐसी जगह जो हमें बता सकती है कि जमने वाला दुःस्वप्न बनने से पहले अंटार्कटिका की जमीन कैसी दिखती थी। जब वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका के नीचे झांका तो उन्हें एक अद्भुत साया दिखा। लाखों साल पहले वहां बहने वाली नदियों के निशान, विभिन्न घाटियां और कुछ अजीब से छोटे द्वीप, साथ ही अंग्रेजी अक्षर यू के आकार के जमीन के 3 बड़े टुकड़े। अरे ये सब क्या है? देखिए, हमारे ग्रह के महाद्वीप लगातार हिल रहे हैं। लाल गरम लावा मेंटल पर वैसे ही फिसल रहे हैं जैसे दूध पर अनाज। इतिहास में वे कई बार एक साथ आए और फिर अलग हो गए। करोड़ों साल पहले कई महाद्वीप एक विशाल गोंडवाना का हिस्सा हुआ करते थे। अंटार्कटिका भी उन्हीं में से एक था। ये एक बहुत ही बड़ा भूभाग हुआ करता था, लेकिन जब गोंडवाना अलग हुआ तो बेचारा महाद्वीप टेक्टोनिक ताकतों से खिंच गया। जमीन के हिस्से एक दूसरे से दूर खिंचने सर से और वे अलग हो गए, और इसी तरह हमें बर्फ की मोटी परतों के नीचे जमीन के ये बड़े टुकड़े या ब्लॉक मिले। खैर, वैज्ञानिक अब इस भूत के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन के लिए उन्हें बर्फ में छेद करना होगा, जैसे गाढ़े शेक के नीचे तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग करना। इससे उन्हें पृथ्वी के इतिहास और जलवायु के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे से कुछ चट्टानें और मिट्टी उठाने में मदद मिलेगी। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे विशालकाय महाद्वीप है, जो तकरीबन पूरे के पूरे यूरोप या ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है और आकार में पूरे दक्षिण अमेरिका को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखता है। पूर्वी अंटार्कटिका के इस विशाल क्षेत्र के अलावा यहाँ कई और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं, जैसे कि अंटार्कटिका प्रायद्वीप, दुर्गम दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी अंटार्कटिका और विशाल रॉस सागर। ये महाद्वीप मूल रूप से एक जमा हुआ सैंडबॉक्स है और इसका सारा रहस्यमय परिदृश्य वास्तव में मंगल की तुलना में कम खोजा गया है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि बर्फ के बिना ये सिर्फ सपाट और खाली नहीं होता, बल्कि बड़े पहाड़ों, विशाल घाटियों और यहाँ तक कि धधकते ज्वालामुखियों से भरी एक पूरी दुनिया होती। इनमें से कुछ ज्वालामुखी इतने विशाल हैं कि वे बर्फ की परतों के ऊपर तक दिखाई देते हैं। अकेले पश्चिमी अंटार्कटिका में कम से कम 138 ज्वालामुखी हैं। हालांकि आज केवल 8 या 9 ही सक्रिय हैं। सबसे अनोखा माउंट एरेबस है, जो सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है और महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो लगभग 12,500 फीट ऊंचा है। और बर्फ की चादर के नीचे यहाँ अविश्वसनीय सुंदर उपज्वालामुखी गुफाएं मौजूद हैं। वहां का तापमान टी-शर्ट पहने लायक गर्म है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप या लेसर अंटार्कटिका जमीन के नीचे पहाड़ी द्वीपों के एक समूह जैसा दिखता है। इसमें नई ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों और भूकंप क्षेत्रों का एक विशाल घेरा है। ग्रेटर अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लगभग ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है। इसमें पूर्वी अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव शामिल हैं। बर्फ के नीचे ये उन चट्टानों की जगह है जो बहुत लंबे समय से वहां हैं, जिसमें वो विशेष क्षेत्र भी शामिल है जिसका हमने जिक्र किया था। आप शायद जानते होंगे कि अंटार्कटिका में इंसानों का नामो निशान लगभग नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, लगभग -46 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत तापमान के साथ। लेकिन भले ही ये जगह भयानक रूप से ठंडी और सुनसान है, फिर भी जीवन यहाँ टिका हुआ है। आपने सही पहचाना, जमीन के नीचे की दुनिया ने। 2017 में वैज्ञानिकों को गहरी गुफाओं में शैवाल, काई और यहाँ तक कि संभवतः अज्ञात छोटे जानवरों के डीएनए के निशान मिले। इसका मतलब है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बर्फ के नीचे छोटे अलग थलग गर्म हिस्सों में अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र फल फूल रहे हैं। अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ के नीचे एक और अविश्वसनीय खोज हुई,
एक भूमिगत नदी के भीतर पनपता एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र। वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह था कि अंटार्कटिका की निचली दुनिया में कुछ मीठे पानी की झीलें और नदियां होनी चाहिए। एक दिन एक उपग्रह ने वहां एक खांच देखी। उन्होंने इसकी खोज करने का फैसला किया और बर्फ के बीच रास्ता बनाने के लिए गर्म पानी की ड्रिल का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे निचली दुनिया में पहुंचे, उन्होंने उन छिपी हुई मीठी नदियों में से एक में कैमरा डाला और पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें बस कुछ चट्टानें या ऐसा ही कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें सैकड़ों एम्फीपॉड्स मिले जो झींगे जैसे छोटे जीव होते हैं। नन्हे जीव तुरंत लेंस के चारों ओर जमा हो गए। झींगों ने कैमरे को ब्लॉक कर दिया और वैज्ञानिक वो नहीं देख सके जो वे देखना चाहते थे। काफी मजेदार है, लेकिन कम से कम इसका मतलब है कि अंटार्कटिका की गहराइयों में वास्तव में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। अब वे इसकी खोज करने जा रहे हैं और ये सब इस रहस्यमय निचली दुनिया की बस शुरुआत है। अंटार्कटिका के बर्फ डेनमैन ग्लेशियर के नीचे पृथ्वी की सबसे गहरी घाटी को भी छिपाए हुए है। खैर, मारियाना ट्रेंच अभी भी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, लेकिन भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये समुद्री क्रस्ट का हिस्सा है। साथ ही 1958 में खोजकर्ताओं को बर्फ के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला मिली जो प्रसिद्ध आल्प्स पहाड़ों जितनी बड़ी और ऊंची थी। ये श्रृंखला लगभग 750 मील तक फैली हुई थी, जिसकी चोटियां 1.7 मील तक ऊंची थी और ये सारी भव्यता टन बर्फ के नीचे दबी हुई है। कौन जानता है कि हमें वहां और क्या मिल सकता है। अंटार्कटिका में हमारे पूरे ग्रह का लगभग 60% मीठा पानी है, जिसका अर्थ है कि यदि ये पिघल गया तो ये काफी बुरा होगा। उदाहरण के लिए ये डूम्सडे ग्लेशियर है, जिसे आधिकारिक तौर पर थ्वाइट्स ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। ये फ्लोरिडा के आकार की एक विशाल बर्फ की संरचना है और ये अभी पिघल रही है। इसकी वजह से हर साल समुद्र का जलस्तर 4% बढ़ जाता है। अगर ये पूरी तरह से पिघल जाता है तो दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर 2 फीट बढ़ जाएगा, जो सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन तटीय क्षेत्रों के लिए ये विनाशकारी होगा। सौभाग्य से शोधकर्ताओं ने पाया है कि भले ही अगले 50 वर्षों में इसका आइस शेल्फ ढह जाए, ग्लेशियर खुद उतनी तेजी से पीछे नहीं हटेगा जितना उन्हें डर था। ये अभी भी तेजी से बर्फ खो रहा है, लेकिन ये काफी धीमी प्रक्रिया होगी। स्टोनहेंज प्रसिद्ध है, लेकिन ये इंग्लैंड में अपनी तरह का सबसे पुराना यूके स्मारक नहीं है। ये खिताब फ्लैगस्टोन्स को जाता है, एक ऐसी जगह जो स्टोनहेंज से लगभग 200 साल पुरानी है। वास्तव में ये संभव है कि जिसने भी स्टोनहेंज बनाया हो वे नकलची रहे हों, या शायद जैसा कि कुछ लोग मानते हैं फ्लैगस्टोन से प्रेरित थे। आइए इसकी सटीक उम्र को देखकर फ्लैगस्टोन्स के रहस्य को सुलझाना शुरू करें। इस प्राचीन पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक एक शक्तिशाली तकनीक की ओर मुड़े, प्रागैतिहासिक स्मारकों की रेडियो कार्बन डेटिंग। ये विधि लकड़ी, हड्डी या चारकोल जैसी जैविक सामग्रियों पर काम करती है जो लगभग 60,000 साल तक पुरानी होती हैं। इनमें से प्रत्येक सामग्री में कार्बन 14 नामक कुछ होता है। जब कोई जीव मर जाता है तो उसका कार्बन 14 एक अनुमानित दर पर टूटना शुरू हो जाता है। ये माप करके कितना बचा है, वैज्ञानिक इन प्राचीन वस्तुओं की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। ये विधि वास्तव में प्रभावशाली है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस विधि के आविष्कारक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि लोगों ने 3200 ईसा पूर्व के आसपास फ्लैगस्टोन्स का निर्माण किया था, जो इसे स्टोनहेंज के शुरुआती हिस्सों से भी पुराना बनाता है। लेकिन फ्लैगस्टोन्स का रहस्य अभी खुलना शुरू ही हुआ है। फ्लैगस्टोन्स दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित है, जो स्टोनहेंज से लगभग 37 मील दूर है। इसकी खोज 1980 के दशक में हुई थी, जब मजदूर एक नई सड़क बना रहे थे। पुरातत्वविदों ने लगभग 330 फीट चौड़ी एक विशाल गोलाकार खाई खोदी, जो एक के ऊपर एक बने गड्ढों से बनी थी। गड्ढों के अंदर उन्हें कम से कम 7 लोगों के अवशेष मिले। एक दाह संस्कार किया गया वयस्क, 3 युवा व्यक्ति और 3 अन्य वयस्क जिनके शरीर आंशिक रूप से जलाए गए थे। इससे पता चलता है कि लोग इस स्थल का उपयोग प्राचीन दाह संस्कार दफन स्थल के रूप में कर सकते थे। फ्लैगस्टोन्स मूल रूप से एक बड़ा प्राचीन घेरा है, जो ठीक वहीं उभरा जहां शुरुआती कृषि समुदाय अपना समय बिता रहे थे। यदि आप आज वहां जाते हैं तो आपको कोई स्पष्ट दीवारें या किनारे नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि आप घेरा बनाने वाले गड्ढों के अंदर देखते हैं तो आपको दोनों तरफ से चाक का मलबा मिलेगा। ये एक सुराग है कि जब लोगों ने इन गड्ढों को खोदा तो उन्होंने घेरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ किनारे बनाने के लिए निकाली गई मिट्टी और चाक का इस्तेमाल किया। ये विशेष स्थान कई अन्य बहुत पुराने स्मारकों और स्थलों के ठीक बीच में स्थित है,
जो नवपाषाण और कांस्य युग के दौरान हजारों वर्षों में बनाए गए थे। विशेषज्ञों ने इनमें से कुछ नजदीकी स्थानों की आयु का बहुत अच्छी तरह से पता लगा लिया है। उदाहरण के लिए मेडन कैसल की खाई लगभग 3600 ईसा पूर्व की है और माउंट प्लेजेंट का बड़ा हेंज लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। आज फ्लैगस्टोन्स का आधा हिस्सा उस सड़क के नीचे है और दूसरा आधा हिस्सा नेशनल ट्रस्ट द्वारा देखभाल किए जाने वाले एक पुराने ऐतिहासिक घर के नीचे है। आप इस स्थल की वस्तुएं डॉर्सेट संग्रहालय में देख सकते हैं। चूंकि फ्लैगस्टोन्स और शुरुआती स्टोनहेंज गोल घेरों, गड्ढों और दाह संस्कार वाले दफन स्थलों के साथ बहुत समान दिखते हैं, इसलिए वैज्ञानिक सोचते थे कि वे एक ही समय में बने थे। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग की बदौलत अब हम जानते हैं कि फ्लैगस्टोन्स, ये प्राचीन दाह संस्कार दफन स्थल, ब्रिटेन में अब तक पाया गया सबसे पुराना बड़ा गोलाकार स्मारक है। ये पता लगाने के लिए कि ये स्थल वास्तव में कितना पुराना है, शोधकर्ताओं ने वहां मिली मानव हड्डियों, लाल हिरण के सींगों और चारकोल जैसी चीजों का परीक्षण किया। सबसे हैरान करने वाली खोजों में से एक युवक था जिसे घेरे के बीच में एक विशाल सारसन पत्थर के नीचे दफनाया गया था। किसी ने उसे वहां लोगों द्वारा पहली बार इस स्थल का उपयोग करने के लगभग 1000 साल बाद छोड़ा था। इस खोज ने फ्लैगस्टोन्स के रहस्य को और बढ़ा दिया। आप शायद फ्लैगस्टोन्स बनाम स्टोनहेंज की तुलना के बारे में सोच रहे होंगे। खैर, बाद वाला अपने आप में एक रहस्य है। दक्षिणी इंग्लैंड में विशाल पत्थरों का एक बड़ा पुराना घेरा। जिन्होंने इसे बनाया उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए हम ठीक से नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे थे। एक पुरानी कहानी कहती है कि राजा आर्थर के जादूगर मर्लिन ने आयरलैंड से पत्थरों को लाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था, जहां दिग्गजों ने उन्हें एक साथ रखा था। एक और कहानी कहती है कि डेनमार्क के लोगों ने इसे बनाया था। आज कुछ लोग सोचते हैं कि इसे परग्रही आगंतुकों ने बनाया है। जॉन ऑब्रे नाम के एक व्यक्ति ने 1660 के दशक में स्टोनहेंज का अध्ययन शुरू किया था। उन्होंने सोचा था कि केल्ट्स ने इसे अपने पुजारियों के लिए बनाया था, जिन्हें ड्रूइड्स कहा जाता था, लेकिन ये गलत निकला। इस प्राग ऐतिहासिक स्मारक की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसके निर्माताओं ने इसे कई शताब्दियों में चरणों में बनाया था। निर्माण लगभग 3100 ईसा पूर्व शुरू हुआ और लगभग 1600 ईसा पूर्व तक जारी रहा। सबसे पहले लगभग 5000 साल पहले यह जमीन में सिर्फ एक गोल खाई थी। फिर लोगों ने लकड़ी के खंभे जोड़े। लगभग 2600 ईसा पूर्व वे वेल से बड़े नीले पत्थर लाए। बाद में उन्होंने सारसन जोड़े, जो और भी बड़े पत्थर थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 5 हाथियों के बराबर था। वे उन पत्थरों को 19 मील दूर से लाए और उन्हें घोड़े की नाल के आकार के 5 ऊंचे पत्थर के मेहराबों के साथ एक बड़े घेरे में रखा। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टोनहेंज बनाने में 2 करोड़ से अधिक घंटों की कड़ी मेहनत लगी और उन लोगों के लिए ये बहुत सारी टीम वर्क, ताकत और योजना थी जिनके पास मशीनें भी नहीं थीं। इन दिनों स्टोनहेंज वास्तव में किस लिए इस्तेमाल किया गया था, इसके बारे में कुछ अलग विचार हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक पवित्र स्थान था जहां लोग धार्मिक समारोह के लिए इकट्ठा होते थे। अन्य लोगों का मानना है कि ये एक शुरुआती प्रकार का विज्ञान केंद्र था जिसका उपयोग आकाश का अध्ययन करने और समय का पता लगाने के लिए किया जाता था। दोनों समूहों ने गौर किया कि स्टोनहेंज के पत्थर सूर्य और चंद्रमा के साथ संरेखित हैं, इसलिए लोगों ने बदलते मौसमों को चिन्हित करने के लिए इस स्थल का उपयोग किया होगा, विशेष रूप से ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति के दौरान। कुछ लोग सोचते हैं कि इसने एक विशाल कैलेंडर की तरह काम किया, जिससे लोगों को तारीखों का पता लगाने या सूर्य ग्रहण जैसी चीजों की भविष्यवाणी करने में मदद मिली। स्टोनहेंज भी एक प्राचीन दाह संस्कार दफन स्थल था, कम से कम कुछ समय के लिए। खैर, अगर हम फ्लैगस्टोन्स बनाम स्टोनहेंज की तुलना जारी रखें तो हम इन स्मारकों की उम्र पर अधिक विचार किए बिना नहीं रह सकते। फ्लैगस्टोन्स स्टोनहेंज से भी पुराना है। वास्तव में ये यूके के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। ये वास्तव में खास है क्योंकि ये ब्रिटेन में अब तक पाया गया सबसे प्राचीन बड़ा गोल घेरा है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार इसकी आयु लगभग 5200 वर्ष पुरानी है। इसके बनने के बाद अन्य जगहों पर भी अधिक से अधिक गोल स्मारक बनने लगे। इसके निर्माण से पहले अधिकांश प्राचीन स्मारक लंबे और सीधे थे, जैसे आयताकार बैरो या दफन टीले या लंबी खाइयां, जिन्हें कर्सेस स्मारक कहा जाता था। कुछ के आकार तो और भी बेतरतीब थे। लेकिन फ्लैगस्टोन स्मारक एक बड़ा बदलाव दिखाता है। लोग इसके बजाय घेरों में निर्माण करने लगे थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गोलाकार स्मारकों का ये विचार आयरलैंड से आया होगा, जहां लोग पहले से ही गोल कब्रों में शवों को दफना रहे थे। दूसरी ओर, भले ही फ्लैगस्टोन्स स्टोनहेंज से पुराना निकला है,
नए निष्कर्ष बताते हैं कि स्टोनहेंज की तारीख को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है। स्टोनहेंज में मिली कुछ वस्तुएं जैसे जानवरों की हड्डियां वास्तव में मुख्य संरचना से भी पुरानी हैं। उदाहरण के लिए स्टोनहेंज के प्रवेश द्वारों के पास पुरातत्वविदों को हिरण की हड्डियां और मवेशियों की खोपड़ियां मिली जो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। विशेषज्ञ पहले सोचते थे कि लोग उन हड्डियों को दफनाने से पहले लंबे समय तक रखते थे, लेकिन यह संभव है कि स्टोनहेंज का एक प्रारंभिक संस्करण था जो ओवरलैपिंग गड्ढों से बना था, जो 2900 ईसा पूर्व के आसपास बड़ी गोलाकार खाई बनने से पहले मौजूद था। अब क्या फ्लैगस्टोन्स और स्टोनहेंज एक बड़ी साझा परंपरा का हिस्सा हो सकते थे? क्या यूके में अन्य प्राचीन दाह संस्कार दफन स्थल हो सकते थे? आखिरकार ये निर्माण ब्रिटेन में एकमात्र गोल प्रागैतिहासिक स्मारक नहीं है। वेल्स में लैंडीगाई-हेन्स नामक एक समान स्थल है जो एक गोलाकार दफन स्थान जैसा दिखता है। मृतकों को दफनाने का ऐसा तरीका पूरे यूके में एक आम रिवाज रहा होगा, क्योंकि आप पूर्वी आयरलैंड में भी इसी तरह की संरचनाएं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए बॉयने घाटी में माउंट ऑफ द होस्टेजेस जैसे प्राचीन स्थान हैं जिनका उपयोग लोग उसी तरह करते थे। अब शोधकर्ता आयरलैंड में और अधिक खुदाई करना चाहते हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या उनमें से कुछ स्मारक 3200 ईसा पूर्व से पहले बनाए गए थे। यदि वे फ्लैगस्टोन से भी पुराने हैं तो वे ये समझाने में मदद कर सकते हैं कि गोल दफन स्थल बनाने का विचार कहां से शुरू हुआ और पूरे ब्रिटेन और आयरलैंड में लोग उन्हें क्यों बना रहे थे। हम जितना अधिक सीखेंगे उतना ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ये स्थल वास्तव में किस लिए थे और उस समय के लोगों ने समुद्र के पार विश्वासों और परंपराओं को कैसे साझा किया होगा। उम्मीद है एक दिन हम यूके के सबसे पुराने स्मारकों में से एक फ्लैगस्टोन्स के रहस्य को सुलझा लेंगे